Hello and welcome to Health Mantra Beyond the Prescription. I am Dr. Hardik Soni. And I am Dr. Priya Jain. और आज के इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर सोनल पटेल मैम। वो एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट है और उनकी स्पेशलिटी है कॉस्मेटिक एंड क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। मैम को मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आज हम उनके साथ एक इतना डिमांडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्किन केयर। स्किन केयर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ, लेकिन मैम ने इतना सिंपल रूटीन समझाया है इस पॉडकास्ट में कि जिसको आप बिना कॉम्प्लिकेट किए एकदम इजीली अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उन्होंने समझाया है कि अपनी स्किन टाइप को कैसे पहचाने और उसके अकॉर्डिंगली राइट प्रोडक्ट्स कैसे ले, एंड हर मोटो इज दैट लेस इज मोर, राइट। तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन केयर की बेसिक हैक्स और सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन को मैम बर्स्ट करने वाले इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। हेलो मैम, वेलकम टू हेल्थ मंत्र। हेलो, हाउ आर यू मैम? फाइन। मैम वी आर सो हैप्पी कि आज आप यहाँ पे हो हमारे साथ। और मैम इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें 8 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं दोनों क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक दोनों करती हूँ। ज्यादातर क्लिनिकल पेशेंट जो होते हैं नॉर्मली, उसमें हमारा फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, एक्ने है, वो सारे ज्यादातर रहते हैं। और मेन ये है कि पेशेंट को वो जो पेशेंट्स बोलते हैं ना, वो स्किन में थोड़ा कम होता है अवेयरनेस। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको बस उनके हिसाब से ही वो करना है कि यही मेरा लुक होना चाहिए। वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सब पेशेंट ऐसे हो जाता है। पर उसको थोड़ा जैसे इसमें क्या है ना, फीवर जैसा नहीं है कि चलो आपने 2-3 टैबलेट खाई और हो गए। तो पहले उनको समझाना पड़ता है कि कोई भी चीज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको थोड़ा पेशेंस के लिए बोलना पड़ता है। और कुछ पेशेंट में क्या होता है ना कि ऐसे जैसे फंगल है तो 3 महीने का अगर आप कोर्स बोलते हो तो 1 महीने में फिर नहीं दिखाई देगा, तो ये एक है, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो एक चीज होती है। और बाकी तो अच्छा रहता है। डर्मेट में भी क्या है कि क्लिनिकल तो ठीक है, पर जैसे कॉस्मेटिक तो उसमें भी सेशन होते हैं। जैसे हम लेजर्स करते हैं, लेजर हेयर रिमूवल है, टैटू रिमूवल मैं करती हूँ, हाइड्रा फेशियल है, फ्रैक्शनल CO2 है। तो उसमें भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पर उसमें भी सिटिंग्स लगते हैं। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा। okay. तो मैम आज ना डेफिनेटली डर्मेट में बहुत सारी कंसर्न्स है जिसको आप एड्रेस करते हो, लेकिन मैं एक इतनी कॉमन कंसर्न को आज एड्रेस करने वाली हूँ जो आई एम श्योर कि सबसे पहले तो जब हमने डिसाइड किया कि हम आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आई माई सेल्फ वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वुड ऑल्सो लव टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट टर्म विच इज स्किन केयर। क्योंकि मैम आजकल हम इसके बारे में हर जगह पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक नो वन नोज द मोस्ट एक्यूरेट एंड द करेक्ट way of skincare, right? Instagram open करते हैं तो everyone is just keep on applying so many products, और what is the right thing, ये seriously we really don't know. तो I don't think कि इससे better platform या इससे better option हो सकता है कि हम एक dermatologist के पास से समझे that what is skin care. तो मैम हम शुरुआत ही यहाँ से करेंगे कि स्किन केयर एग्जैक्टली क्या है और उसे हम क्यों करते हैं। स्किन केयर एक रूटीन प्रैक्टिस है, एक रिचुअल है कि जिसके कारण आप स्किन की हेल्थ और उसकी अपीयरेंस को मेंटेन कर सकते हो या उसको इम्प्रूव कर सकते हो। और हमें पता ही है कि स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है क्योंकि वो बाहर की तरफ है। तो उसका मेन कारण क्या है कि उसको अगर हम अच्छा रखेंगे तो बाहर का एटमोस्फियर का जो स्ट्रेस आता है वो भी उस पर पड़ेगा, तो इंटरनल ऑर्गन अच्छे रहेंगे। और स्किन के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, वो ऑयल प्रोड्यूस करता है तो ड्राई नहीं करता है, और बैरियर फंक्शन है। अगर वो स्किन अच्छा रहेगा तो बाकी के जो इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, वो उसके चांसेस कम होंगे। और यूवी रेज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसके कारण कई बार कैंसर भी हो सकते हैं, तो वो स्किन केयर से कम हो सकते हैं। और मेन उसका रीजन है कि स्किन अच्छी रहेगी तो अपना जो सेल्फ एस्टीम पावर है वो भी अच्छा रहेगा, जो आजकल के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत अगर एक ज्यादा सा पिंपल भी थोड़ा हो गया तो उनको वो दिक्कत होती है। तो अच्छी स्किन है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। तो स्किन केयर एक बहुत ही अच्छी चीज है। ओके मैम, तो अभी अगर देखा जाए तो स्किन केयर जब भी हम
आई वुड ऑलवेज से सोशल मीडिया, क्योंकि ज़्यादातर वहीं से हमको इसके बारे में जानने मिलता है। तो जब भी किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स, दे जस्ट कीप ऑन अप्लाइंग एंड अप्लाइंग एंड अप्लाइंग, नेवर एंडिंग। तो मैम ये जानना चाहते हैं और हमारी सब ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट रूटीन, स्टेप बाय स्टेप एक आइडियल स्किन केयर किस तरह का होना चाहिए? देखो, इसमें जो बेसिक स्किन रूटीन है उसके 3 स्टेप है। क्लींजिंग ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों आप माइल्ड क्लींजर से फेस को वॉश करें। तो क्या है कि डर्ट है, पॉल्यूशन के कारण जो भी धूल मिट्टी जमा होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और आपका फेस एकदम ऑयल फ्री रहे। और दूसरी चीज है मॉइस्चराइजिंग टू प्रोटेक्ट द बैरियर फंक्शन। और थर्ड है एसपीएफ यानी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जो यूवी रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए। और एज के हिसाब से आप सीरम जो हाइड्रेटिंग होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, और एक्सफोलिएशन ट्वाइस या थ्राइस अ वीक वो आप कर सकते ओके, हो, वो ऑप्शनल है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि सबसे पहले क्लिनजिंग इज द फर्स्ट स्टेप, हाँ। जो हमको दिन में 2 बार करना है, राइट? एंड देन मॉइस्चराइजर। हाँ। तो मॉइस्चराइजर हैज टू बी अप्लाइड एवरी टाइम, मतलब जब भी आप ये कर रहे हो। ओके, एंड देन कम सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ठीक है, Daytime. सनस्क्रीन के बाद डे टाइम में। उसके बाद में जैसे आपने बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक सीरम है जिसकी जैसे जरूरत है, 30s 40s में जरूरत पड़ती है कि एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए चाहिए, अगर ड्राई ज्यादा स्किन है तो उसके लिए चाहिए, तो उस हिसाब से उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं और जरूरत के हिसाब से हम उसको देते हैं। ओके, हाँ, और ज्यादा ऐसी स्किन होती है तो एक्सफोलिएट करने के लिए देते हैं कि ट्वाइस अ वीक या वंस अ वीक एक्सफोलिएट। और टोनर भी कुछ लोग यूज करते हैं टू बैलेंस पीएच ऑफ स्किन, वो ऑप्शनल है। 3 बेसिक तो क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड एसपीएफ। यस। और मैम एक और क्वेश्चन कि स्किन के बच्चों की स्किन तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो स्किन केयर का कुछ दिमाग में आता नहीं। जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, ओके। और ऐसा कौन सा टाइम होता है जब हमको सोचना चाहिए अबाउट स्किन केयर? तो ऐसी कोई पर्टिकुलर एज होती है जब हम स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर सके? प्री टीन आप बोल सकते हो, या 10 to 14 इयर्स, जब हार्मोनल फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा रहता है, तो तब आप स्किन रूटीन शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर उसको डिजीज है तो ही आप कर सकते हो, बट तब से केयर शुरू करना चाहिए। तो क्या है, आगे कोई इश्यू स्किन के रिलेटेड आए ना। ओके, तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी स्किन केयर सकते हो, अच्छा है 10 to फॉर 14. फॉर फ्यूचर। ओके। और एक टर्म सुना है AM PM बोलते हैं या फिर मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन बोलते हैं, तो दोनों स्किन केयर सेम रहता है कि मॉर्निंग का और इवनिंग का अलग अलग रहता दोनों है? का अलग रहता है। Okay. जो मॉर्निंग में हम नहाने के बाद जो करते हैं उसको हम बोलते हैं AM रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। इसका मेन फोकस क्या है कि जो पूरे डे के लिए, पूरा जो दिन है अपना, तो उसके लिए स्किन को प्रिपेयर करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे पोल्यूशन है या यूवी रेज है तो उसमें बेसिक आएगा, जैसे क्लींजिंग है, मॉइस्चराइजिंग है और एसपीएफ लगाना है। तो उसमें बस यही 3 चीजें हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आपका इश्यू है जैसे पिगमेंटेशन है, एक्ने, तो उसके रिलेटेड स्पॉट ट्रीटमेंट आती है। और जो नाइट टाइम होता है जब हम सोते हैं, तो ड्यूरिंग स्लीप स्किन रिजुनेट होती है, ज्यादा रिपेयर होती है, तो उसका फोकस सिर्फ रिपेयर और रिजुनेट उस पे ही रहेगा। तो उसके लिए हम डबल क्लींजिंग करेंगे। जैसे फीमेल्स ज्यादा मेकअप यूज करती है तो उसके क्या है कि पहले मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है, मिनरल वाटर या जो मेकअप रिमूवल आजकल आते हैं तो उससे, और उसके बाद क्लींस करना है अच्छे से, और मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। और रात को जब मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं वो डीप कंडीशनिंग वाला होना चाहिए। और कोई और कंसर्न है जैसे कि एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए तो हम रेटिनॉल पेप्टाइड वाला भी देते हैं। तो और टारगेटेड थेरापी देते हैं, जैसे पिंपल है या फिर कोई पिगमेंटेशन मेलाज्मा वाला कोई ट्रीटमेंट साथ में चल रहा है तो वो उसमें हम कर सकते हैं, उसमें एसपीएफ नहीं आएगा। तो दोनों रूटीन अलग है। ओके, तो आपने रूटीन के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। अभी ये जानना है कि ये रूटीन है वो डेली जरूरत है उसकी कि वो ओकेशनली करना चाहिए? आइडियली तो रूटीन मेंटेन करना चाहिए कॉन्स्टेंटली। अगर कभी थक गए और कभी स्कीप हो गया तो चलता है, पर बारी बारी वो नहीं करना है। अगर आप रूटीनली उसको चलो एक दिन किया फिर 3 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। वरना क्या होता है कि स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेकआउट्स, एक्ने, कभी इरिटेशन हो जाता है और फिर सेंसिटिव स्किन बन जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो फॉलो करो एक रूटीन। परफेक्ट, राइट। मैम ये तो काफी अच्छे से समझ आया कि किस तरह से रूटीन बनता है और क्या स्टेप्स है। बट मैम आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबको होगा कि इस रूटीन को अपना मतलब फॉलो करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करें। बिकॉज मैम आप जानते हो सोशल मीडिया पे अभी स्पेशली आई वुड से इंस्टाग्राम
बिकॉज मैम जैसे आज हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड, उसका जैसे ही हमने एड्स देखनी शुरू की, यू सी सो मेनी इन नंबर ऑफ एड्स ऑफ द सेम ब्रांड कि आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाओगे कि दिस इज द बेस्ट ब्रांड, एंड देन द अदर डे यू सी अनदर ब्रांड्स एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स, राइट? तो हाउ टू सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन? पहले तो आपको आपकी स्किन का टाइप पता होना चाहिए। Okay. जैसे नॉर्मली 5 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। एक ही पर्सन के हर वेदर में अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। जैसे विंटर में ड्राई हो सकता है, गर्मी में थोड़ा ऑयली रह सकता है, या कॉम्बिनेशन टाइप रह सकता है। फीमेल में खास करके हार्मोनल इश्यू के कारण भी चेंज होता है, जैसे पीरियड्स के पहले थोड़ा ऑयली कॉम्बिनेशन आता है। तो ये सब अपने स्किन के टाइप के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। और स्किन का टाइप आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए एक मेथड है कि सुबह आप जब उठते हो तो पहले क्लींजर से चेहरा आप साफ करो, 1 घंटे तक कुछ भी प्रोडक्ट मत लगाओ और उसको देखो 1 घंटे के बाद कैसा रहता है। पहले तो आप विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हो कि आपको लगे कि आपकी स्किन थोड़ी शाइनी दिख रही है तो आपका ऑयली टाइप हुआ। अगर आपको लगे कि खींचा खींचा महसूस हो रहा है, थोड़े फ्लेक्स आ रहे हैं या रफ फील हो रहा है, तो वो आपका ड्राई टाइप हो गया। और आपको लगे कि बीच में टी जोन यानी फोरहेड, नोज और चिन एरिया में आपको शाइनी लग रहा है, ऑयली लग रहा है, और बाकी की जगह आपको ड्राई लग रहा है, तो वो आपकी कॉम्बिनेशन। और नॉर्मल में क्या है कि नहीं ऑयली नहीं ड्राई, ऐसे मतलब आपको लगेगा तो नॉर्मल है। और सेंसिटिव, अगर पेशेंट बोले कि उसको बर्निंग हो रहा है, रेडनेस आ रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो वो सेंसिटिव टाइप हुआ। ये अगर किसी को पता नहीं चलता है कि विजुअल इंस्पेक्शन से, तो आप ब्लॉटिंग पेपर भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई टिश्यू पेपर ले लिया और आपको डैप डैप करना है अलग अलग जगह पे, अगर ऑयली रहेगी तो उस पे वो रेसिड्यू आएगा, तो वो ग्रीसी स्टेन रहेगा ब्लॉटिंग पेपर पे। अगर ड्राई होगा तो कुछ नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आप स्किन टाइप कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपके डर्मेट का कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी स्किन की एक्चुअली टाइप क्या है, राइट? एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप हमको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, अगर ऑयली स्किन है तो आपको ज्यादातर वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए। अगर ज्यादा ड्राई है तो आपको क्रीमी लोशन और वैसा चाहिए। तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट का वो टाइप आपको पता चलेगा। और क्या आपकी स्किन का कंसर्न है, जैसे आपकी ड्राइनेस के लिए आप कर रहे हो, एक्ने के लिए या पिगमेंटेशन के लिए, तो उस हिसाब से उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स आते हैं। जैसे हम यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन वाला यूज कर सकते हो। एक्ने है तो बेंजोइल पेरोक्साइड है, सैलिसिलिक एसिड है, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पिगमेंटेशन है तो कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, नियासिनामाइड, वो सब आप यूज करते हो। और ज्यादा देखना चाहिए कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पे लेबल भी लिखे होते हैं कि फॉर नॉन कॉमेडोजेनिक, फॉर ऑयली स्किन, तो लेबल पढ़ना वो शुरू करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं प्रोडक्ट लेनी है, कि आपके स्किन के लिए बना है कि नहीं बना है। हाँ, जैसे आजकल हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स पे सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, ये सब चीजें मेंशन वो अवॉइड करना चाहिए। अमोनिया है, पैराबेन है, अगर ज्यादा हार्श कोई केमिकल है, ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए। ओके, राइट। तो ऐसे पता चलता है। और फिर भी आपको ज्यादा ऐसा लगता है तो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इनर आर्म है या फोर आर्म पे आप प्रोडक्ट थोड़ा यूज करो, उसको 24 या 48 आवर्स के लिए आप देखो कि आपको कोई रिएक्शन, रेडनेस है, इरिटेशन, बर्निंग ऐसा कुछ होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप डिसकंटिन्यू करो। और फिर भी मैं तो कहूंगी कि आप कोई भी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके प्रोडक्ट चूज करो, तो वो आपको सही से गाइडेंस दे सकते हैं। तो क्या उसका कोई रिएक्शन, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, इसलिए। मैम आपने जो पैच टेस्ट बोला, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत देखा है। और हमारी एज में तो इतना देखते हैं कि जैसे ही इन्फ्लुएंस हुए, कोई प्रोडक्ट देखा, ऑर्डर कर दिया तुरंत, ठीक है, थोड़े दिन यूज किया, 5-6 डेज, एंड देन वो फिर प्रोडक्ट वैसे ही पड़ा रहता है, एंड देन और अलग अलग प्रोडक्ट्स वी जस्ट कीप ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है, और सबके लिए सेम प्रोडक्ट वर्क नहीं करता। वो और आजकल क्या है ना, ओवरलोडिंग जो बोलते हैं ना, कि एक ने ये सोशल मीडिया पे देख लिया, ये क्रीम, ये मॉलिक्यूल पता है, पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए वो आपको नहीं पता है। तो फ्रेंड ने बोला या नेबर ने बोला या फिर आपने ऐसे ही ले लिया, तो क्या है, एक लेयर किया फिर दूसरा किया, पर सब चीजें आपके लिए नहीं है। मैं मानती हूँ कि लेस इज मोर, क्योंकि आप इतने प्रोडक्ट्स लगाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट से आपको रिएक्शन आ रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, एक के बाद एक चालू करो, कोई कांस्टेंट एक यूज करो, आप उसको, आपकी स्किन उसकी एडेप्ट करेगी। फिर धीरे धीरे
जैसे कोई जैसे ग्लाइकोलिक एसिड है, रेटिनोइक एसिड है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ट्वाइस या वंस अ वीक आप यूज करो, धीरे अच्छा। धीरे आपकी स्किन उसको यूज टू हो जाएगी और फिर उसको उसको फ्रीक्वेंसी regular- आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। Right. और वो डायरेक्ट सोशल मीडिया से करते हैं, उनको पता नहीं है कि एप्लीकेशन क्या है, सिर्फ उनको प्रोडक्ट पता है, Right. तो वो अप्लाई कर देते हैं। अगर दो प्रोडक्ट मिक्स होते हैं तो काफी इंटरेक्शन भी होता है, तो स्किन ज्यादा इरिटेट हो जाती है, ड्राइनेस आती है और फिर वो एक सेंसिटिव स्किन में चली जाएगी और फिर पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। Yes, Hmm. तो right. ये एक चीज है। Hmm. और ज्यादातर फिर मैं बोलूंगी कि ये सब करने से स्क्रॉल करते रहते हैं, तो एक तो आपका टाइम का वो भी हो जाएगा वेस्टेज, क्योंकि इसको आपसे कुछ मिलेगा नहीं। इससे तो बेटर है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो वो एकदम बेसिक आपका रूटीन सेट करके देंगे और एकदम मिनिमल प्रोडक्ट के साथ, इतनी कुछ जरूरत ही नहीं होती है। यस मैम, इसी से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे अगर हमें कोई कंसर्न है, जैसे एक्ने हो गया, रिंकल्स या जैसे पिगमेंटेशन आपने बोला, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट रूटीन स्किन केयर के लिए भी वी कैन टेक गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप राइट? श्योर ले सकते हो। ओके, अगर आपका कुछ इतना कंसर्न नहीं है और ये जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बोले, अगर उसी से आपको अच्छा रहता है तो कोई जरूरत नहीं है। पर Right. अगर कोई उससे भी आपको लगता है कि नहीं आपको गाइडेंस चाहिए हाँ. या कोई प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट और कुछ चीज के लिए है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर बेसिक से हो जाता है तो ठीक है, पर और अगर एक्ने और वो सब है तो डेफिनेटली जाना चाहिए आपको। खुद से कुछ भी नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि उससे और स्किन खराब होती है हम्म। और फिर पेशेंट को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, जो स्किन में पॉसिबल नहीं है, नहीं। उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। राइट। अभी मैम कोई टीनेज में है, कोई 30s में है, कोई 40s में है, तो उसमें भी स्किन में चेंजेस आते हैं, Yeah. तो उसमें एज के हिसाब से स्किन केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए? नॉर्मली जो नॉर्मल एजिंग होती है या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो पॉल्यूशन और यूवी रेज, तो उसके कारण स्किन में काफी सारे चेंजेस आते हैं। और मैं जो आपको बताती हूँ वो ओवरऑल होते हैं। जैसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, वो थीन हो जाता है, तो अपनी स्किन एकदम ट्रांसलूसेंट दिखती है। और जो ब्लड वेसल होती है वो भी एकदम फ्रजाइल हो जाती है। तो जो ओल्ड एज के पीपल आते हैं वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती तो यहाँ पे लाल निशान आ जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, ब्रूइज हो जाते हैं। हाँ, और टाइम के साथ कोलाजन और इलास्टिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, तो सैगिंग, रिंकलिंग जो बोलते हैं वो भी उसके कारण आती है। और जो सीबम प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन, वो भी कम हो जाता है, तो ड्राइनेस का इश्यू रहता है। तो बैरियर फंक्शन जो स्किन का है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये सब चीजें रहती है। और खास करके इतनी एज से हम यूवी रेज में काम करते हैं तो 100% प्रोटेक्शन तो नहीं रखते हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट आता है। और हार्मोनल फ्लक्चुएशन, तो उसके कारण फीमेल्स में और उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस रहते हैं। और मेल में खास करके स्मोकिंग और अल्कोहल का जो है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो अर्ली जो 20s होते हैं ना, उसकी स्किन ज्यादातर अच्छी रहती है। उनका जो मेन प्रॉब्लम है ऑयली स्किन, मतलब एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, तो उनका जो रूटीन है बेसिक वो तो सेम ही रहता है, पर एक्ने के हिसाब से हम उसका स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं। और अर्ली 30s में क्या होता है, थोड़े फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो एक उनको एंटी एजिंग देना, क्रीम, सीरम हम देते हैं। बाकी जो बेसिक रूटीन है वो तो कंटिन्यू करते हैं। और 40s के बाद क्या होता है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और लॉस ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे हॉलो आना शुरू हो जाता है, नेज़ोलेबल लाइन जो होती है वो दिखने लगती है। तो अगर पेशेंट को कंसर्न है तो उनके लिए हम डीप मॉइस्चराइजर जो कंडीशनिंग देते हैं वो वाले देते हैं। फिर SPF तो हर एज के लिए चाहिए होता है कि फोटो प्रोटेक्शन वो रखे। अगर 40s में और उसके बाद की एज में अगर लगता है कि उनको ज्यादा कोई स्पेसिफिक, जैसे कोई किसी को कंसर्न रिंकल्स का है या फिर उनको लगता है कि ऐसे गाल बैठ गए, तो उनके लिए जो स्पेसिफिक उसका ट्रीटमेंट आता है वो करना पड़ता है। उसमें फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्यूब और मेडिसिन से चला जाता है, उसके लिए जैसे बॉटॉक्स, फिलर्स, जो लेजर ट्रीटमेंट होती है वो करना पड़ता है। अच्छा, और मैम स्किन केयर जब भी दिमाग में आता है तो ऐसा ही दिखता है कि मतलब फीमेल्स के लिए ही होता है स्किन केयर। तो मतलब हम लोग का तो ऐसा है कि जैसे इसका तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जितना मुझे याद है, हार्दिक का स्किन केयर इज ऑल अबाउट वॉशिंग हिज फेस विद अ सोप,
and that too very harshly. हाँ मतलब That is his only हाँ form मतलब of care I have एग्जैक्टली वो Yeah. कभी आता ही नहीं कि एकदम शांति से अप्लाई करो, हाथ का प्रेशर भी एकदम But ma'am, जेंटल हो. even जो concerns females में देखिए वो बहुत कम वापस men में भी देखने मिलती है. So you cannot always also tell them कि नहीं तुम ये ही करो. नहीं यही पूछ रहा हूँ कि उस मतलब नहीं, मैन को नहीं, नीड होती है नहीं, जरूरत. इसको भी चाहिए। Okay. और Exactly. उनकी स्किन जो होती है ना कंपेयर टू फीमेल, वो ज्यादा थिक होती है हम्म. और उसमें जो पोर्स की जो नंबर होते हैं वो ज्यादा है। तो मेल की जो स्किन है वो ज्यादा ऑयली होती है, हम्म. तो उनमें वो ब्रेकआउट्स पिंपल के चांसेस ज्यादा है। और एक तो उनको बियर्ड होती है तो वो शेविंग करते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। किसी को पोस्ट शेविंग और इरिटेशन होता हाँ. है या फिर इनग्रोइंग हेयर का प्रॉब्लम रहता है, तो केयर तो करनी ही चाहिए। पर उनकी मिस्टेक्स बहुत होती है, जैसे वो आउटडोर एक्टिविटी फीमेल के कंपेयर में ज्यादा करते हैं पर ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे फेस को कवर नहीं करते हैं या फिर एसपीएफ नहीं लगाते हैं। राइट. और जो भी करते हैं ना ओवर वॉशिंग करते हैं, Yes. ज्यादा वो करते हैं, या फिर रेजर मतलब जो उसकी डायरेक्शन में करना है वो नहीं करते, मतलब शेविंग में भी गलती करते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अगर एक्सफोलिएट करने को बोलते हैं तो ज्यादा ओवर एक्सफोलिएट करते हैं और वो होता है कि केयरिंग नेचर कम होता है उनका फेस के प्रति, ऐसा है। तो Right. अगर उनका हम रूटीन सेट करें तो उनके लिए सिर्फ बेसिक ही करना है कि अच्छा सा क्लींजर और फिर मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ। अगर एक्ने और रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्पॉट थेरेपी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता है तो उतना फीमेल जितना नहीं कर पाएंगे, पर इतना बेसिक उनको करना है तो उनकी Right, स्किन नहीं मेंटेन। अब से मैं ध्यान रखूंगा बस. Alright. मैम अभी ये बातें आपने जो बताई दिस इज एवरीथिंग एक्सटीरियर, ठीक है कि हम बाहर से हमारी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, लेकिन मैम जैसे हम सुनते हैं कि इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, तो मैम वो कौन से फैक्टर्स है जो लोगों को ध्यान रखने चाहिए? उसमें ना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं उसमें एक तो है डाइट, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले जो फूड है, हेल्दी फैट्स जो होते हैं, फ्रूट्स है जिसमें मिनरल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं तो वो लेने चाहिए। उससे क्या आपका बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है और कोलाजन इलास्टिन उसको बूस्टअप मिलता है, वो स्टिमुलेट होता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो अच्छी हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है। और प्रोसेस फूड जो होते हैं जंक बोलते हैं हम, और जो हाईली शुगर और जो फैट वाले फूड होते हैं उसको कम करना है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन बढ़ाएंगे, तो एक्ने है, एक्जिमा है, वो सब स्किन कंडीशन आपकी बढ़ जाएंगी। और अल्कोहल स्मोकिंग है अगर आप करते हो तो उसको स्टॉप करना चाहिए। और स्लीप, एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग स्लीप आपकी जो स्किन है वो रिजुनेट होती है, रिपेयर का टाइम है। उस टाइम पे क्या होता है, एक तो सन होता नहीं है तो फोटो प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है ड्यूरिंग स्लीप, तो जो कॉर्टिसोल लेवल है वो कम होता है, तो स्किन रिपेयर अच्छे से होती है, तो उसके कारण कोलाजन इलास्टिन सब अच्छे से मेंटेन रहता है। और दूसरे दिन आपकी अगर अच्छी नींद नहीं होती है ना तो दूसरे दिन फेस पे दिखाई देता है कि एकदम से थकान डलनेस महसूस होती है डलनेस आती है, स्वेलिंग दिखती और है. इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाता है। तो अगर ज्यादा आपका रूटीन मेंटेन नहीं होता है स्लीप का तो पिंपल वाली और जो एक्जिमा वो सब बढ़ जाता है, तो स्लीप तो एक अच्छी मतलब उसको 6 to 7 आवर तो होनी चाहिए डेली। ओके। और एक हाइड्रेशन, कि नॉर्मल हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, तो क्या आपके लिप्स और वो ज्यादा ड्राई ना रहे। 6 to नॉर्मल जो अपना ड्यूरिंग समर है तो 10 to 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अच्छा, ओके। और एक फोटो प्रोटेक्शन जो पहले भी मैंने बताया है कि जब भी आपको धूप में जाना है उसके 10-15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा दीजिए। अपनी जो इंडियन स्किन है उसमें 2 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन इनफ है, जो भी आपके एक्सपोज पार्ट है उस पे लगा दीजिए। अगर 2 to 3 आवर्स से ज्यादा आपको अगर रहना है तो उसको रीअप्लाई करना है। और कुछ ऐसे कपड़े पहनो कि थोड़े प्रोटेक्शन वाले हो, लूज थोड़े से फिटिंग, कवर्ड हाँ कवर्ड रहे, या फिर अगर ज्यादा धूप है तो आप अम्ब्रेला, वो हैट, शेड्स वो सब यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा मैम आपने अभी ये जो चीज़ें बताई अबाउट कोलेजन एंड एवरीथिंग, तो ये भी आजकल बहुत सुन रहे हैं कि लोग बाहर से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं इन चीज़ों के, तो हाउ गुड आर दे, लाइक आर दे एडवाइसेबल? हम तो नहीं एडवाइस करते हैं उसको। ओके, सब प्रोडक्ट्स आती है वो कोई टैबलेट फॉर्म में भी लेता बहुत है या फिर ज़्यादा पानी में घोल के भी लेता है, पर ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि Okay. अगर नॉर्मल एजिंग के साथ अगर वो हो रहा है तो फिर आपके एक तो डाइट और वो मेंटेन रखना है। अगर आपको कोई कंसर्न है रिंकल और उसका, तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए होगा, क्योंकि Okay. स्टडीज है, कंट्रोवर्शियल है सब। हम्म। कोई बोलता है करो, कोई नहीं, Yes. ऐसा कंट्रोवर्शियल है सब चीजें। ओके, तो जहां तक हो सके इन सब चीजों को अवॉइड करके Simple नेचुरल routine, इंग्रेडिएंट्स, हाँ, नेचुरल सोर्सेज से simple। ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जितना हमारे हाथ में कर सकते हैं उतना आप कर सकते हो, और नेचुरल रूटीन मतलब जो अपना बेसिक रूटीन है वही कंटिन्यू करिए। ओके, राइट। मैम, अभी जो वायरल रील्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमको स्पेशली एज फीमेल्स फोमो फीलिंग देता है अगर वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी, बिकॉज आई एम श्योर कि सो मेनी फीमेल्स आउट देयर वो लोग ये देख रहे हैं बट दे आर नॉट श्योर कि ये उनके लिए सही है नहीं है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। तो मैम, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अभी मैंने रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू इज फेस योगा, फेशियल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। और अभी आजकल यूज ऑफ टूल्स लाइक गुआशा, राइट, लाइक जेड रोलर, ये सब टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, उसमें भी अभी इतने एक्सपेंसिव टूल्स आने लगे हैं। तो मैम, हाउ गुड इज इट एज अ थेरेपी? सेकेंडली, डज इट रियली हेल्प्स इन एंटी एजिंग? मतलब उससे इतना मेजर डिफरेंस आता है अपनी स्किन में? देखो, फेशियल एक्सरसाइज और योगा जो बोलते हैं ना, नॉर्मल कोई भी मसल पे हम करते हैं तो कैसे रिलैक्स फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, Yes. और उसका कोई भी मसल का टोन थोड़ा बढ़ाता है, तो टेम्पररी इफेक्ट रहती है। और मसाज हम जो करते हैं या फिर ये आपने जो टूल बोला वो करते हैं, तो उसका क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ता है। तो अगर कोई भी जगह ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होता है तो वो थोड़ा आपको स्किन आपका है फील ना, होगा। हाँ, और Yes. पिंकिश लगेगा। हाँ. हाँ, तो वो सब टेम्पररी इफेक्ट है। और ये जो फेस योगा का आजकल बहुत चल रहा है, पर उसका भी कंट्रोवर्शियल है। जैसे हमारे में बोलते हैं कि ज्यादा अगर आप फेशियल मसल यूज करते हो रिपीटेडली तो उसके कारण रिंकल आते हैं। जैसे किसी को ऐसे बात करने की आदत है तो यहाँ पे वो Frowning हो जाता है। लाइनिंग आती है। हाँ. किसी को अगर बात करने में ज्यादा ऐसे ऐसे ऊपर करके आते हैं तो ये फोरहेड लाइंस आती है। हाँ. और किसी को हंसने का और बात करने का तरीका होता है ना, तो यहाँ पे आंख ऐसे वो बंद करके करते हैं तो यहाँ पे क्रोज फीट आते हैं। तो अगर किसी भी मसल का आप ज्यादा अगर एक्सेसिव यूज करते हो तो रिंकल और बढ़ सकते हैं या अनयूजुअल जगह पे भी आ सकते हैं। तो ये एक है। अगर बार बार अगर आप फेस को टच करते हैं मसाज में, या फिर कुछ लोग ऑयल के साथ करते हैं, हाँ. तो उसके कारण क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, तो आपको ब्रेकआउट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। Yes. अगर आप बार बार टच करते हो और फिंगर अगर क्लीन नहीं है तो इरिटेशन, इन्फेक्शन या फिर सेंसिटिव स्किन भी हो सकती है। तो ये पूरा कंट्रोवर्शियल थिंग है, पर Because हम ये उसमें भी- मना करते हैं इसके ये लिए। भी एक क्वेश्चन बहुत मेजर रहता है कि अगर हम कर भी रहे फेस मसाज तो व्हाट टू यूज, व्हाट टू अप्लाई। जैसे ऑयल है, अभी ऑयल हाँ. सूट नहीं करता बट दैट इज द बेस्ट वे टू ग्रीस। हाँ, तो these all things are very much confusing, कंफ्यूजिंग है। right? ओके, पर मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये चीज करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिवर्स एजिंग। नहीं, रिवर्स नहीं कर सकते उसको। ओके, राइट, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको टेम्पररी यू गेट अ गुड ग्लो टू योर स्किन, but that does not have a permanent effect. Okay, right. दूसरा क्वेश्चन मैम, अभी पहले कैसे होता था कि बिकॉज इतना एक्सपोजर नहीं था तो हम देख नहीं पाते थे कि जैसे हम एक्ट्रेसेस की अगर बात करें, अभी एवरीवेयर ऑन यूट्यूब, ऑन ऑल ऑफ देयर सोशल मीडियाज वो लोग रखते हैं अपना स्किन केयर रूटीन, ओके, एंड देन वी सी देयर स्किन, ठीक है, तो वो पूरा वो फेस में वो हमारे माइंड में वो चीज़ चलती है कि कैन वी गेट द सिमिलर स्किन, राइट? और उसमें भी अभी जो सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ हो रहा है कोरियन ग्लास स्किन, राइट? तो अभी कितने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, टू मेनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है टू गेट कोरियन ग्लास स्किन। तो प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए पॉसिबल है टू नहीं, गेट अ कोरियन स्किन? नहीं है, क्योंकि जो कोरियन स्किन होती है ना वो एक एथनिसिटी है, उनकी जो जेनेटिक जो बोलते हैं ना, और वहाँ का वेदर, तो उस हिसाब से, और उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिए नहीं बनी है। वो कितनी सारी प्रोडक्ट्स का लेयर करते हैं जो हमारे में अगर करने जाओगे इतनी गर्मी और ह्यूमिड अरे बाप एटमॉस्फेयर रे, है हाँ. तो वो पोर्स बंद कर देंगे और आपके क्लॉग हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन रखो पर रियलिस्टिक रखो। जैसे आपने किसी की फोटो देख के या फिर सोशल मीडिया पे देख के आप अगर उसका कॉपी करने जाओ तो उससे आपको डिप्रेशन आएगा और कुछ नहीं। उसमें बहुत लोगों ने मेहनत की होती है, एक तो कैमरा, लाइट, मेकअप और वो तो ओरिजिनल नहीं होता है। और वो लोग करते भी है उसके लिए मेहनत, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है
और जो खाने पीने का तरीका बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, जो हम नहीं करते हैं। हमारा जंक बढ़ जाता है और वो सब चीजें रहती है। तो आइडियल ऐसा नहीं है कि उनकी जो स्किन है वो ओरिजिनल है, बहुत चीजों ने उस पर काम किया होता है और आपके थ्रू प्रेजेंट मतलब होती है। तो ऐसे देख के वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और जैसे टीनेज में पेशेंट आते हैं कि एक पिंपल निकला तो इतना स्ट्रेस ले लेता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है अपनी एजिंग के, कि जो आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो उसके कारण होता है। तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करो, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ट्रीटमेंट लो। उनको ऐसा है कि 15 डेज या 1 मंथ में करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो अपनी एज के हिसाब से आते रहेंगे, पर ट्रीटमेंट करने से क्या है कि एक्ने स्कार है, पिगमेंटेशन है, वो सब नहीं आएगा। तो अर्ली ट्रीटमेंट से वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये चीज है एक। ओके ओके मैम, अभी जैसे ये सब चीज़ें हुई, बातें सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स की, कि जैसे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर है, ये सब हम खुद यूज़ करके खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर किसी को स्पेसिफिक कंसर्न है, या जैसे कि पिगमेंटेशन हो गया, रिंकल्स है, स्पेसिफिक एक्ने जो मल्टीपल एक्ने है और उनके दाग रह चुके हैं, तो मैम उसके लिए डर्मेटोलॉजी में क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो, अगर पिंपल की बात करते हैं तो उसमें आपको ओरल मेडिसिन भी आती है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, आइसोटेटिनोइन है, और उसके ग्रेडिंग के हिसाब से टॉपिकल भी देते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो केमिकल पीलिंग है, आईपीएल है, लेजर जो बोलते हैं वो ट्रीटमेंट, पर वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका ग्रेडिंग क्या है उस हिसाब से। तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली उनके पास जाना चाहिए, ऐसे अपने आप नहीं करना है। खास करके जो मेलास्मा बोलते हैं, जो जाइया बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है और उसके बाद भी निकल सकते हैं, फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, थायराइड वाले जो पेशेंट है उसमें, तो उसमें हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं कुछ ना कुछ लगा के आते हैं। किसी ने अगर सजेस्ट किया, या सैलून वाले ने, या कोई नेबर ने, तो वो 1-2 बार भी लगाते हैं, तो कभी इतना फेस खराब करके आते हैं, फिर उनको एक्सपेक्टेशन है कि तुरंत चला जाए, तो नहीं जाएगा। और कुछ चीजें स्किन में ऐसी भी है कि वो मेंटेन रहेगी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली चला जाएगा। और कुछ क्रॉनिक डिजीज है, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, तो उसमें ऐसा है कि वो मेंटेन रहता है, पर वापस सीजनल के हिसाब से आ सकता है। तो पेशेंट को वो समझना चाहिए कि आपका डिजीज क्या है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, तो कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए। फेस पे तो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ओके, राइट। तो मैम इसी से वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि अभी कैसा है कि दिस हाइड्रा फेशियल एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेशियल्स जो अभी निकले हैं, जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करवाते हैं, जो मतलब इवन सैलून्स में भी, बेसिक सैलून्स में भी ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो आर दे सेफ फॉर द स्किन? लाइक इज इट ओके? हाइड्रा फेशियल हर एक स्किन के टाइप के लिए अच्छा है। अच्छा, पर आप जो भी प्रोफेशनल के पास करवाओ वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसको स्किन के जो नॉलेज है, आपकी स्किन टाइप का नॉलेज है, और कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी है वो आपको उसको पता है। तो आपके डर्मेट के पास ही आप करवाइए, ऐसे सैलून में और उसमें नहीं करवाओ, कभी साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके कारण, और कभी इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आपके टूल्स वो साफ नहीं रखते, अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। तो फेस टू फेस किसी पेशेंट का अगर कांटेक्ट से भी आपको हो सकता है, तो बेटर है जो बेटर करवाने जाए उससे वर्स करवा के आ जाए। वर्स करवा के आ जाए। ओके, तो बेटर है कि आप डर्मेट के पास जाइए। ओके, तो और बेटर करती दोगे आपको। यस मैम। अब और अभी हम एक सेगमेंट की तरफ जिस जा रहे हैं, क्योंकि स्किन है तो वो आउटर अपीयरेंस आपका एक्सप्लेन करता है, तो जब भी कुछ इश्यू होता है तुरंत लोग गूगल करने लगते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके कारण क्या होता है कि मिसकंसेप्शंस बहुत दिमाग में आते हैं और लोग फॉलो भी कर लेते हैं अगर गलत चीज़ है तो भी। तो हम उसके बारे में अभी मैम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो होती है वही रिजल्ट देती है, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंसिव ऐसा नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगी, क्वालिटी प्रोडक्ट देगी आपको। तो कुछ सस्ती प्रोडक्ट्स भी आती है पर उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि स्किन में बस वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही रूटीन स्किन केयर के लिए आपको चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जो रिजल्ट अच्छी क्वालिटी वाली और आपका जो डर्मेट सजेस्ट करता है वो आप ले सकते हो। ओके, फिर डेली एक्सफोलिएट करना चाहिए? नहीं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डेली एक्सफोलिएट करोगे तो स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी और आपको इरिटेशन होगा। तो डेली नहीं, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक, उससे ज्यादा। ओके, और जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं वो समर्स में ही अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, वो बहुत बड़ा मिथ है।
इवन क्लाउडी डेज होता है उसमें भी लगाना चाहिए, क्योंकि जो क्लाउड से भी वो जो अपने जो यूवी रेज है वो तो आते ही रहते हैं, तो इवन मॉनसून में भी लगाना चाहिए। बट चूजिंग द राइट प्रोडक्ट, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि मानसून में एक तो ऑलरेडी बहुत स्टिकी ह्यूमिड वेदर होता है, उसमें फिर व्हेन वी अप्लाई सनस्क्रीन तो इट फील्स वेरी मच लाइक पर्सपिरेशन शुरू हो जाता है, जैसे तो आपने उसके है ना अलग अलग आते हैं, वाटर बेस आते हैं, जेल बेस आते हैं, तो वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप डर्मेट के पास अगर जाते हो तो वो आपको सजेस्ट कर चूजिंग द सकते राइट हैं। प्रोडक्ट। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो पूरे दिन गाड़ी में होते हैं, घर में होते हैं, पर आइडियली घर के जो ग्लास होते हैं गाड़ी उसमें के से ग्लास भी में आते से भी हैं आते आते रेस, राइट तो मतलब जो केयर है वो करना ही है, वो प्रोसेस इवन इफ यू आर जितना नॉट स्टेपिंग आपके आउट। हाथ में पॉसिबल है उतना आप करो। ओके, राइट। मैम तो ये जैसे सनस्क्रीन का पूछा समर में, तो एक ये आई डोंट नो मिथ है कि इट्स ट्रू, ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? हाँ चाहिए, उनके अलग से बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गॉट दिस ऑयली स्किन, तो वो कंसेप्ट ही होता है कि और इसमें कहाँ हम और स्टिकी करें उसको। जैसे हम क्लींस करते हैं तो तब ड्राई हो जाती है, तो फिर वो कंपेंसेट करने के लिए और ऑयल प्रोड्यूस होता है अपने बॉडी का मैकेनिज्म के हिसाब से, तो उनके अलग आते हैं, वाटर बेस होते हैं, एकदम लाइट वेट होते हैं, उनको चिपचिपा नहीं लगेगा, अच्छा, तो लगाना चाहिए। ओके फाइन। फिर मैम कितनी बार ये भी होता है कि लोग स्किन केयर, मतलब बहुत लोग हैं जो अभी भी स्किन केयर फॉलो नहीं करते, राइट? तो कितनी बार मेकअप के साथ दे जस्ट गो टू स्लीप कीपिंग द मेकअप ऑन, तो इज दैट ओके समटाइम्स और इट्स रियली बैड? गुड, मेकअप पर आपको एक प्रोटेक्शन भी देता है स्किन को, हाँ, पर मेकअप के साथ सोना वो सही चीज नहीं है। जब भी आप सोते टाइम कितना भी थके हो, मेकअप को तो निकाल के ही सोना है, क्योंकि उसके कारण अगर एक दो बार आपने किया पर बाद में अगर रूटीन ही बन जाता है तो आपके जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे और फिर ब्रेकआउट्स और वो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बिफोर स्लीपिंग आपको वो रिमूव तो करना ही है, डबल क्लींस करना है। ओके, परफेक्ट। मैम अभी एक मिसकंसेप्शन नहीं है, बट क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली अकरिंग इशू है, दैट इज पिंपल। ठीक है, बहुत कॉमनली होता है, हर एज ग्रुप में होता है, और उसके बहुत सारे वो टोटके हैं जो लोग अपने हिसाब से करते हैं। लाइक आई हैव आल्सो रेड दिस वंस कि लोग टूथपेस्ट लगाते हैं ऑन द पिंपल, या फिर पैचेस लगाएंगे ऑन द पिंपल, या कुछ भी क्रीम्स जो अवेलेबल है, और दे जस्ट पोक अप द पिंपल। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, लाइक हाउ बैड आर दे? सो नहीं करना चाहिए। अगर आप पिंपल को अगर स्क्रैच करते हो, उसमें से वो दाना निकालने की ट्राई करते हो, या जो टूथपेस्ट लगाते हो, तो उससे तो इरिटेशन होगी और लंबे टाइम के बाद उसका पिगमेंटेशन छूटेगा नहीं, और कभी एक्ने स्कार भी हो सकते हैं। तो ऐसे घर पे कोई भी चीज मत करो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान शुरू करो। ओके, फाइन। और मैम पिंपल से एक और चीज माइंड में आ रही है कि ये भी एक कंसेप्ट है कि गट हेल्थ के साथ पिंपल्स रिलेटेड है, उसमें भी स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये बहुत सुना है पहले से कि इफ यू हैव कॉन्स्टिपेशन तो आपको तुरंत पिंपल्स आएंगे। नहीं नहीं, ये एक पेशेंट बोलते हैं पर ऐसा कुछ होता नहीं है। डाइट का है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप खाना लेते हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और वो, तो उसके बाद पिंपल निकल सकते हैं, बाकी कॉन्स्टिपेशन और उसके साथ नहीं है। नहीं ये है तो एक अपना हार्मोनल फ्लक्चुएशन और उसके हिसाब से थोड़ा रहता है। अच्छा, ओके, फाइन। एक मैम जैसे आपने अभी बताया कि डेफिनेटली कि ऐसा नहीं है कंसेप्ट कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही बेस्ट होती है, बट देन मैम देयर आर दिस टू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक है जो हमको मार्केट में मिल रही है बाहर, राइट, एंड देन देयर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम जैसे हम बोलते हैं होम रेमेडीज जो हम करते हैं। तो मैम उसका कुछ कंपैरिजन है कि मतलब विच वन इज बेटर, या नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो सारी ही सेफ है, हर कोई उसे अप्लाई कर सकता है? ऐसा नहीं है। जैसे घर पे जो बोलते हैं, कोई किसी को पता चल गया कि लेमन अच्छा है ना, साइट्रिक एसिड होता है, अगर आपने फेस पे या स्काल्प पे लगा लिया तो वो जलन करेगा, साइट्रिक एसिड है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है। कुछ भी ट्राई करो, पैच टेस्ट करके करो। और अगर ज्यादा जैसे कोई बनाता है, पेस्ट बनाता है, उसमें अगर ऑयल मिल्क डालते हैं, कुछ लोग हनी डालते हैं और कुछ दही भी डालते हैं, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मिल्क वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर मतलब हो जाएगा। और अगर ज्यादा ड्राई है तो वो मुल्तानी मिट्टी अगर ज्यादा यूज करोगे तो और ड्राई हो जाएगी स्किन आपकी। अच्छा, तो अगर ऑयली है तो मिल्क बेस्ड नहीं यूज करना है, और ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी टाइप चीजें नहीं यूज करना जो हार्ड करती। अच्छा, और कोई मैम स्पेसिफिक चीजें हैं अगर आप गाइड कर सकें? इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोग वो गार्लिक लगा के आते हैं, तो गार्लिक से इतना इरिटेशन, डर्मेटाइटिस हो जाता है कि उसके दाग छूटते नहीं है फिर। तो ऐसा नहीं कि सब चीजें नेचुरल है वो आपके लिए सही है, और उसका भी एक कंसंट्रेशन और वो
एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जो दवाई वाला जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करके आपको देता है वो उसका स्पेसिफिक उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, उसका वो सब ट्रायल के बाद आता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन और concentration उसमें होता है, अच्छा right. रहता है। हाँ. और अपना जो घर पे हम यूज करते हैं वो सही है, पर उसकी जो इफेक्ट आनी चाहिए ना तुरंत नहीं आती, आपको कंसिस्टेंट यूज करना पड़ेगा उसको रिजल्ट देखने में। एंड मैम सेम थिंग फॉर एलोवेरा, बिकॉज ऐसे इफ वी सी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वन ऑफ द कंटेंट इज एलोवेरा, बहुत प्रोडक्ट्स में, तो उसको डायरेक्टली यूज करना और वो देखो, कंटेंट एलोवेरा 1% की- 2% होता है। एग्जैक्टली एलोवेरा की भी बहुत सारी स्पीशीज है, शायद अच्छा। 200 या 300 है, और ओह। उसमें से ऐसा कुछ है कि 4 to 5 ही मेडिकली, यूज हम्म। अच्छा। तो हमारे पास कौन सा है वो हमें पता नहीं है। हम तो एलोवेरा अगर घर पे होगा है तो एवरीवेयर वो स्किन एंड डायरेक्टली हेयर ऐसे कट करके उसको Directly cut करके, छेद yes, जो निकलता है वो yes. करते हैं, कुछ बालों में भी लगाते हैं। हाँ, वैसे उसकी सूदिंग इफेक्ट होती है, और जैसे बालों में भी लगाते हो तो थोड़ा कंडीशनिंग इफेक्ट मिलता है उसका, ओके पर कौन से मतलब स्पीसीज है उसके हिसाब That से is- फिर वो हाँ. देखना पड़ता है। ओके ओके राइट। मैम एक लास्ट मिसकंसेप्शन नहीं, बट अगर आप देखें कोई भी इंटरव्यूज अगर आप देखते हैं एक्ट्रेसेस के, तो एक की पॉइंट सभी इंटरव्यूज में सुनने मिलेगा, हाइड्रेशन। मतलब जैसे दे आर ओनली लाइफ मंत्र इज कि अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है तो यू विल गेट क्लियर स्किन। तो मतलब इतना ज्यादा इम्पैक्ट हाइड्रेशन का है ऑन स्किन? पानी जरूरी है बॉडी के लिए, और हाइड्रेशन जैसे लिप्स के लिए और उसके लिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पीने से सब चला जाएगा। एक्ने पानी पीने से जाएगा नहीं, वरना तो सब 2-3 लीटर पानी तो पीते ही है, या फिर रिंकल्स आपके जो एज के साथ आते हैं वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए तो आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो उसका टारगेट करती है वो करानी ही पड़ेगी। पानी पीना अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि हर स्किन प्रॉब्लम का वही इलाज है। मतलब प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, बट स्किन केयर के लिए आप पानी को कंसिडर कर सकते हो कि भाई कंसीडर हाँ, कर सकते हो, yes. पर वो एक रिवर्स नहीं है करता। हाँ कि उससे सब अच्छा रहेगा, ऐसा हाँ, नहीं। राइट 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 ओके उससे ऐसा नहीं। राइट। यस मैम, तो जैसे आपने एक स्किन का रूटीन बताया, तो वैसे एक आपका भी रूटीन होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे, जिससे आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहती है। तो हमने इस पॉडकास्ट में एक सेगमेंट रखा है जिसका नाम है हेल्थ मंत्रा, जो हमारे पॉडकास्ट चैनल का भी नाम है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ का हेल्थ मंत्रा क्या है और आप क्या फॉलो करते हो उसके लिए। मेरा ये है कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप तो कंपलसरी है। और खाने में थोड़ा मैं ध्यान रखती हूँ कि खास करके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो ज्यादा लेती हूँ। पानी जैसे नॉर्मल हम 8 to 10 ग्लास लेते हैं वो, और जंक कम लेती हूँ, बहुत ही कम। तो वो एक रूटीन तो फॉलो करती हूँ मैं। और जब भी टाइम मिलता है, जैसे क्लिनिक में जब पेशेंट नहीं होते तो मेरा वॉकिंग कंटिन्यू रहता है, कि ऐसे बैठे नहीं रहना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एक्चुअली हमारी, पर वो एक मैं ध्यान रखती हूँ कि अलग से टाइम नहीं मिलता है, पर जब भी टाइम मिले तो आप वॉक करो, ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस आप बैठे रहो। और मोबाइल का यूज कम करना है, ज्यादातर मैं स्क्रॉल नहीं करती हूँ सोशल मीडिया, ये एक है, तो उससे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ओके, दिस इज ग्रेट मैम, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत लोग दे आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दिस हेल्थ मंत्र, बिकॉज वो लोग देख रहे हैं कि आपकी स्किन अभी कैसी है। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फॉलो दिस हेल्थ मंत्र फॉर श्योर। मैम ने कितना सिंपल वे में एक्सप्लेन Yes. किया, जो सबको चाहिए एक्चुअली, जल्दी हाँ. जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब रूटीन सबको चाहिए। Okay. So once again, ma'am, thank you so much for being here, and we are very grateful to have you here. Thank you.